Hello everyone. Welcome back to Business Communication CSET and आई होप आप लोग एकदम चंगे वगैरह होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश रह रहे होंगे। आईपीएल वगैरह चल रहा है जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंजॉय कर रहे होंगे आईपीएल। काफ़ी आईपीएल ना, कभी भी नोटिस करना, आईपीएल इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। मतलब उसका कुछ तो भी वो लोग ऐसा कर देंगे कि एंड में इंसान नेल बाइटिंग हो जाते हैं, कि एंड में इंसान देखते रहते हैं कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इतना ज़्यादा उसको सस्पिशियस बना दिया जाता है। शायद ऑन पर्पस होता होगा। लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट। कहने का मतलब कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी आप थोड़ा सा उस पोजीशन पे हैं कि एंजॉय कर सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि अभी एंजॉय करने के साथ साथ भी थोड़ी सी पढ़ाई करो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ना वो ऐसे मेरे को लगता है एनॉइंग सी टीचर हो गई हूँ। एनॉइंग मतलब ऐसे एकदम नैगिंग सी टीचर हो गई जो रोज़ आके बोलती है कि पढ़ाई कर लिया करो, रिविजन करके आया करो, ये किया करो, वो किया करो। मैं रोज़ आके तुमको वही गाना सुनाती हूँ। बट यार आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू एंड आई नो बेस्ट उसी चीज़ से आने वाला है। तो तुम जब जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेटर रहेगा। एंड ये सब मस्ती वगैरह, आईपीएल वगैरह जो भी है, ये सब अभी देखो, एग्जाम को जब 1 महीना बचा रहेगा, एग्जैक्ट 1 मंथ, तब बॉस तुमने सब छोड़ देना है। तब बॉस तुमने सब छोड़ देना है। अभी तुम वीकली ऑफ्स भी ले सकते हो कि संडे आ गया तो संडे को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बुक को छूंगा भी नहीं। यू कैन अफोर्ड दैट, प्रोवाइडेड कि तुमने मंडे टू सैटरडे बराबर पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि भैया मंडे टू सैटरडे भी पढ़ाई नहीं की और संडे को भी मैं चिल मार रहा हूँ, तो वो सब नहीं काम चलेगा। मंडे टू सैटरडे प्रॉपरली पढ़ाई की है आपने, तो आप संडे को ब्रेक ले सकते हैं। बट ये एप्लीकेबल है एग्जाम के 1 महीना पहले तक। जैसे ही एग्जाम को 1 महीना बचा है, सब छोड़ छाड़ दो, पूरी जी जान लगा दो, 1 महीना पूरा डिवोट कर दो कम्प्लीटली। तो वो फ्लो बैठ जाएगा, वो सीरियसनेस आ जाएगी, एग्जाम किल कर दोगे। एग्जाम तो ऐसे किल करना ही है यार। मतलब इतना पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुम किल नहीं कर पाओगे तो फिर हमको किल कर लेना चाहिए खुद को, है ना। सो ओके, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। हमने कल छोड़ा था बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पे। हमारा, जस्ट टू गिव यू क्विक रिमाइंडर, हमारा 5, 6, 7 हो चुका है चैप्टर, सॉरी 4, 5, 6, 7 हो चुका है चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ द नोट्स एंड ये चैप्टर भी 90% हो चुका है। अब देखो, हमने यहाँ ख़त्म किया था एस सीरीज़ पे कल, एंड टी सीरीज़ 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज, एंड बूम, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज इज ऑल्सो ओवर। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द लैंग्वेज ओरिएंटेड चैप्टर्स, मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि 15-20 मिनट्स हम इसको कर लेते हैं। ये पूरे सेक्शन को उठा के कम्प्लीटली साइड रख देते हैं, फिर हम अपना अ फ्रेश लैंग्वेज ओरिएंटेड पार्ट से चालू करेंगे। क्या कहते हो भाई लोग? आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट्स लगेंगे। मतलब समझ लो, जो हम 10-15 मिनट्स क्लास के एंड में देते थे पहले, वो अब हम पहले दे रहे हैं एंड इसको डन अवे कर रहे हैं। फिर हम कंप्लीट फोकस देंगे लैंग्वेज ओरिएंटेड चैप्टर्स को। ओके ओके मैडम, तो आ जाओ यार, आ जाओ, ओपन द बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का पेज। एंड लाइक आई सेड, वी फिनिश्ड ऑफ विद द एस तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम करेंगे टी वाला पार्ट, द टेक ओवर। लेट्स, वी आर स्टार्टिंग विद बिजनेस टर्मिनोलॉजीज गाइस। बहुत टाइम पास हो गया, अभी लेट्स गेट टू मुद्दे की बात, लेट्स गेट टू स्टार्टिंग टी। वी स्टार्ट विद द टी सीरीज, टेक ओवर। द एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ अ कंपनी बाय अनदर कंपनी अचीव बाय द परचेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। जब भी आप किसी दूसरी कंपनी में उसके मेजॉरिटी शेयर्स लेते हो। मेजॉरिटी क्या होगी? किसी भी चीज़ की मेजॉरिटी कैसे होती है? जब 51% या 50 से ज़्यादा परसेंटेज आप ज़्यादा होल्ड करते हो। मेजॉरिटी इज व्हेन यू होल्ड ग्रेटर दैन 50% ऑफ द शेयर्स। जब आप होल्ड करते हो, इसको हम नॉर्मली 51% होल्डिंग बोलते हैं, तभी ही मेजॉरिटी हैंडल होती है। क्योंकि अगर 50-50 रहेगा तो इक्वल है ना, उसमें मेजर माइनर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब 51% होल्डिंग आप किसी कंपनी में रखते हो, तब उसकी मेजर होल्डिंग रखते हो। और जब आप किसी कंपनी की 51% होल्डिंग एक्वायर करते हो, तो उसको कहते हैं कि आपने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। ओके, टैंजिबल एसेट्स, ऐसा कर लेना चाहिए मुझे इसको पढ़ के। एज द नेम इम्प्लाइज, टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट यू कैन सी एंड टच, जो कि आपको दिख रहे हैं लाइव में। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कैमरा हो गया, ये सब मेरे एसेट्स हैं, मतलब स्टूडियो के एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स विच आई कैन सी कम्प्लीटली आर टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स हमने ऊपर पढ़ा था, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, टैरिफ, अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल रेट्स ऑफ ड्यूटी अंडर एक्साइज और कस्टम। तो एक्साइज और कस्टम, जब हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है। एक सिंपल वे में बता रही हूँ, एक्साइज जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो जो भी रेट्स होते हैं कि अरे इस प्रोडक्ट पे इतना रेट लगेगा, अरे इस प्रोडक्ट पे इतना रेट लगेगा, अरे इसके इंपोर्ट पे इतनी ड्यूटी लगेगी,
तो वो जो रेट्स हैं जो एप्लीकेबल रहेंगे उसको हम बोलते हैं टैरिफ। Tax holiday, a period of time established under statute during which a business is not required to pay on its earning. Tax holiday मतलब टैक्स से छुट्टी। टैक्स हॉलीडे उसका लिटरल मीनिंग ही वही है कि टैक्स से छुट्टी है भैया तुमको, तुम इस पीरियड में सपोज फॉर द नेक्स्ट 5 years यू डोंट हैव टू पे टैक्स। ये क्यों है? क्योंकि जब एक इंसान अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह सेटअप कर रहा है, एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, तो बहुत उसका खर्चा उसमें इन्वेस्टेड है। एंड वो जो जेस्टेशन पीरियड है बोले तो कि वो आज हमने पैसा लगाया और जब उसमें से रिटर्न्स आ रहे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है एंड काफ़ी लॉसेस स्टार्टिंग में, मोस्टली यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू हैव द लॉस बेरिंग कैपेसिटी। तो उसको अवॉइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि हाँ भैया तुम फैक्ट्री लगाओ, ऐसे मत करो, ऐसे निराश मत हो, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कि हम तुम्हें टैक्स हॉलीडे दे देंगे, तुम इस इतने स्टार्टिंग के 5 years यू डोंट पे टैक्सेस ऑन सर्टेन काइंड ऑफ कमोडिटीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। ये बेनिफिट कुछ केसेस में कुछ टाइप के यूनिट्स को मिलता है। टैक्स से छुट्टी इज टैक्स हॉलीडे। Okay, tax lien. If your business fails to pay taxes owed to the designated government entity, namely the IRS, you may find the assets seized by the claim of a tax lien. मतलब आपको टैक्सेस पे करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन हु इज अर्निंग, एवरी कंपनी हु इज अर्निंग। तो अगर आप वो अपनी ड्यूटी पे करना, मतलब आप पे नहीं कर पा रहे हो टैक्सेस, वट एवर रीजन, यू हैव लॉसेज, यू जस्ट डोंट फील लाइक पेइंग इट, चोरी करने के मूड में हो, जो भी है, अगर तुम टैक्सेस पे नहीं करते हो तो आपके जो एसेट्स हैं उन पे लीन लगा देंगे। लीन मतलब आपको ऊपर बताया था मैंने कि टेम्पररी उसको सील टाइप का कर देंगे कि अब इस पे आपकी कोई राइट्स नहीं रहे हैं, आपसे इस पे टेम्पररी राइट्स छीन लिए जाते हैं और वो एसेट्स को ये लोग बेच बाच के यूज़ करेंगे कि उनकी जो टैक्स की रेवेन्यू है वो आ जाएगी। उसको बोलते हैं टैक्स लीन। जब आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपके एसेट्स पे एक काइंड ऑफ लॉक लगा दिया जाता है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये एसेट्स को बेच के इसका जो रेवेन्यू आएगा उससे हम अपना जो टैक्स था, जो हिसाब था टैक्स का, वो चुकता कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, टेंडर, यूजुअली एन ऑफर टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज एट मेंशन्ड प्राइसेस एंड अंडरस्टैंड कंडीशंस इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। ऊपर हमने कोटेशन वगैरह भी पढ़ा था, तभी मैंने टेंडर आपको बताया था। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि टेंडर क्या होता है। कि न्यूज़पेपर में नोटिस सर्व किए जाते हैं कि हम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, वी आर टेंडर नोटिस कि वी आर लुकिंग फॉर अ सप्लायर हु कैन प्रोवाइड 100 कंप्यूटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 100 कंप्यूटर जो हमें देगा एट मिनिमम प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी, हम उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अब 100 कंप्यूटर एक साथ बहुत बड़ी डील हो गई ना, तो ये नोटिस देख के फिर आप जो कंप्यूटर के सप्लायर हो, आप ये नोटिस देखते हो और आप अपना कोटेशन भेजते हो। याद है कोटेशन, जो आप फिक्स्ड प्राइस भेजते हो कि इसका इतना इतना प्राइस लगेगा, आप कोटेशन भेज देते हो उसके टेंडर के रिप्लाई में, और जो भी मिनिमम कोटेशन होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेंडर, जहां जिस कंपनी को नीड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करती है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सप्लाईज। बेसिकली एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर वो देती है एंड उसके रिस्पॉन्स में कोटेशंस आते हैं, फिर जो मिनिमम कोटेशन होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। टर्म लोन, these are debt financing tools used to raise needed funds for your small business. Term loans provide the business with a lump sum of cash upfront in exchange for a promise to repay the principal and interest at specific over a period of time. तो अगर आपको सेटअप करना है तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप लैंड लोगे, फिर आप उस पर मशीनरी लगाओगे, मशीनरी के बाद फिर आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे खर्चे हैं, ब्रांडिंग के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे खर्चे चाहिए। तो इफ़ आपने अपना जितना पैसा लगाया उससे अगर बात नहीं बनती तो हम टर्म लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि एक लमसम अमाउंट आप हमको आज दे दीजिए, आप हमारे अकाउंट में आज दे दीजिए लमसम अमाउंट, हम इसको EMIs के फॉर्म में पे करेंगे, आगे इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में पे करेंगे, से ओवर अ पीरियड या फिर से ओवर अ टर्म पीरियड और टर्म और 4 years, 5 years, 10 years, whatever, तो उसको बोलते हैं टर्म लोन। कि जब आप एक लोन को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटेड EMIs के थ्रू चुकता कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टर्म लोन। टेस्टिमोनियल, अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल अबाउट हिज कंडक्ट, एबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और क्रेडिट। आपने सुना होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे ना, आजकल इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया यार। तुम लोग उसको टाइम पास के लिए यूज़ करते होंगे, भले किसी रैंडम लोगों की प्रोफाइल स्टॉक करने के लिए, बट इन रियलिटी फॉर बिजनेस पीपल इट हैज़ बिकम अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम एक बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए अलग से उन्होंने सेटिंग्स ला के रखी हुई है, अलग से
रेगुलेशंस ला के रखी हुई है उस चीज़ को लेके। तो ऑफ टॉपिक जा रही हूँ मैं। तो इंस्टाग्राम पे आप कभी देखना किसी बिजनेस पेज का जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स लिखा रहता है। क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स मतलब वो क्लाइंट रेकमेंड कर रहा होता है आपको कि अरे भाई मैंने इससे सर्विस ली है, मेरे को इसकी सर्विस बहुत ढांसू लगी है, तो मैं अपना टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ, मैं बेसिकली अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एन ओरल सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि इनका सर्विसेज बहुत बढ़िया है। सो इट्स लाइक गिविंग अ रिकमेंडेशन और गिविंग अ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइंग कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ये जो इंसान है इसकी सर्विसेज बहुत तगड़ी थी। ओके, नेक्स्ट इज टाइटल, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। टाइटल मतलब ओनरशिप, आपके पास इस चीज़ का टाइटल है क्या, मतलब आपके पास इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है क्या, उसको बोलते हैं टाइटल। टॉर्ट, अ सिविल इंजरी और रॉन्ग टू समवन एल्स और देयर प्रॉपर्टी, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक चीज़ है जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है ये, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अभी टॉर्ट में आपको बता देती कि अगर आप सिविल इंजरी करते हैं किसी और की प्रॉपर्टी पे तो उसको टॉर्ट बोलते हैं। जैसे सपोज तुमने, अब वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है, तुम ड्राइव कर रहे हो, तुमने किसी की गाड़ी ठोक दी, तुमने किसी गाड़ी की ठोक दी और एक्सीडेंट हो गया, सो दैट इज टॉर्ट, यू हैव कॉज्ड अ सिविल इंजरी टू अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी। उसकी कार जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको तुमने एक्सीडेंट करके, उसको तुमने ठोक के उसकी प्रॉपर्टी पे सिविल इंजरी करा दी है, तो इसको बोलते हैं टॉर्ट। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यू आर ओनली एक्सपेक्टेड टू नो द फुल फॉर्म, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्जीक्यूटिव लेवल में या FSM में अच्छे से। ट्रेड डिस्काउंट, अ डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर विच इज मेकिंग अ परचेज फॉर रीसेल, विच इज मेकिंग अ परचेज फॉर रीसेल। नाम ही ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब ट्रेड करने के लिए डिस्काउंट है। मैं होलसेलर हूँ, मैं, तुम चाहते हो कि तुम मेरा प्रोडक्ट आगे बेचो, तो मैं तुमको बोलती हूँ अच्छा तेरे को आगे बेचना है ना, तो मैं तेरे को फाइनल रिटेल प्राइस नहीं लगाऊंगा, MRP पे नहीं लगाऊंगा, आई विल गिव यू सर्टेन ट्रेड डिस्काउंट, कि वो ट्रेड डिस्काउंट से तू जब MRP पे बेचेगा तो तेरी भी कमाई हो जाएगी। नहीं तो अगर मैं उसको MRP पे दूंगी तो वो क्यों बेचेगा, MRP पे आगे तो वो बेच ही नहीं सकता ना सामने वाले को। अगर MRP पे मैंने ही बेच दिया तो ही वोंट बी एबल टू सेल आगे MRP पे, तो मैं उसको डिस्काउंट देती हूँ और वो ट्रेड डिस्काउंट से मैं उसको सप्लाई करती हूँ, फिर वो जाके MRP पे सप्लाई करता है, तो इस वजह से उसको अर्निंग हो जाती है उस चीज़ की। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट दैट वी गिव टू पीपल हु आर विलिंग टू रीसेल दैट प्रोडक्ट। रीसेल मतलब फाइनल कस्टमर को नहीं दे, मतलब उनको फाइनल, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप रीसेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। ओके, ट्रेडमार्क, अ डिस्टिंक्टिव मार्क, अ साइन, अ सिंबल, सिंबल प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड प्लेस ऑन गुड्स टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चर। एप्पल का एक पर्टिकुलर अपना वो ऐसे एप्पल कटा हुआ, बाइट किया हुआ एप्पल बना हुआ है, सो दिस इज द ट्रेडमार्क, दिस इज द ट्रेडमार्क जिससे हमें रिकग्नाइज होता है कि ये फ़ोन पे एप्पल लगा हुआ है, मतलब ये आईफोन है या कोई एप्पल का प्रोडक्ट है। TRAI ओनली फुल फॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड ट्रेजरी बिल्स, a short-term bearer discount issued by government as a means of financing. Okay, yeah. As a means of financing the cash requirements, treasury bills play an important role in the local money market because most banks are required to hold them as a part of the reserve requirements, and because central bank open market operations undertaken in the process of implementing monetary policies are usually conducted in the treasury bill market. Treasury bill market are money market instruments, are short term financing instruments जो गवर्नमेंट इशू करती है जब उन्हें कैश की नीड रहती है, तो वो गवर्नमेंट इशू करती है कि आप लीजिए ट्रेजरी मार्केट्स, ये मतलब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसको। ट्रेजरी बिल वो इशू करती है जिसको आप बाय करके, जिस पर आपको स्पेसिफिक रिटर्न मिलता है, आप उसको बाय करते हैं और गवर्नमेंट को उसकी तरफ से पैसा मिल जाता है। Trespass, to enter someone's land or property without their permission, it is an offence which is punishable in law. Trespass मतलब अब किसी और का बंगला है, किसी और का बंगला है एंड उस बंगले में कोई है नहीं एज ऑफ नाउ, मतलब उनका खुद का फार्म हाउस है, किसी और का फार्म हाउस है, खुला है वो, बट तुमने उनसे पूछा नहीं कि मैं इस फार्म हाउस में जाऊँ क्या, या इस पर रेंटल लगता है क्या, तुमने उससे कोई डिटेल्स नहीं, तुम वहाँ से गुजर रहे थे तो तुम अंदर चले गए फार्म हाउस में, ऐसे ही घूम रहे हो, घाम रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस पासिंग। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस पासिंग कि भैया तुम्हारी वो प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई राइट है, ना ही तुमने उनसे पूछा और उन्होंने तुम्हें कोई राइट नहीं दी कि हाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, तुम टाइम पास में चले गए अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस पासिंग। जब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम किसी और की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो विदाउट एनी लीगल राइट, तो उसको बोलते हैं ट्रेस पासिंग। एंड दिस माइंड यू इज अ पनिशेबल ऑफेंस, दिस माइंड यू इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इसके लिए आपको पीनलाइज किया जा सकता है।
Okay, without their permission. Trustee, a person holds the property in trust for another for the use or benefit of another. जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के these are the trustees, ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज हैं. ट्रस्टीज मतलब जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, बट खुद के लिए नहीं, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, उस ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. दे आर जस्ट होल्डिंग अ प्रॉपर्टी, दे आर जस्ट ओवरसीइंग फंक्शंस, not for their own benefit but for the benefit of the organization, but for the benefit of the members. Okay, turnover, again the total value of goods and services sold or provided in a given period, usually during a year, by a trading organization. जो भी आप goods and services पूरे साल भर में बेचते हैं या कोई पर्टिकुलर पीरियड में बेचते हैं, नॉर्मली साल भर होता है, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर. अंडरराइटर, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जब कंपनी अपना आईपीओ निकाल रही होती है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही होती है, तो एक सर्टेन अमाउंट रहता है कि इतना अमाउंट सब्सक्राइब होना ही चाहिए आपके आईपीओ में. अगर उतना पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो अंडरराइटर आता है पिक्चर में, जो बोलता है कि मैं ये एक कमीशन को लेके, अंडरराइटिंग कमीशन लेके, मैं जो ये बचे हुए शेयर्स है जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं की है वो मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ. तो जो इंसान ये देता है कि मेरे को कमीशन दे दो, मैं सब्सक्राइब कर लूँगा शेयर्स, उसको बोलते हैं अंडरराइटर. अनसिक्योर्ड लोन, ऊपर सिक्योर्ड लोन्स हमने पढ़ा था, उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है वैसा लोन जिसपे कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई है, कोई कोलैटरल प्रोवाइड नहीं किया गया है. तो ये एक हाई रिस्क लोन हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो आपको लेंड कर रहा है उसके पास किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है. कल को आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया लोन पे करने में तो उसको तो भैया बांधे लग जाएंगे. तो ऑब्वियसली हाई रिस्क है, तो इस पर नॉर्मली हाई रिटर्न्स भी होते हैं. यूजुअली द अनलॉफुल प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट एन अनएग्जॉर्बिटेड रेट, एट एन एग्जॉर्बिटेंट रेट मतलब वेरी वेरी हाई रेट. आप लिख दो यहाँ पे वेरी हाई रेट. एग्जॉर्बिटेंट मतलब वेरी हाई रेट. आपने गाँव वगैरह में देखा होगा कि मुंशी जी वगैरह होते हैं या ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो 4% महीने पे, मतलब 5% महीने पे, 3% महीने पे ब्याज पे पैसा देते हैं, जो कि मतलब रेट नॉर्मल मार्केट में अगर रेट 1-1.5% पे है, 2% पे है, तो वो 4-5% पे दे रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम हाई रेट्स पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूजुअली. दिस यूजुअली अकर्स व्हेन द बोरोअर इज डेस्परेट इन मनी एंड नॉट इन अ गुड पोजीशन टू नेगोशिएट. जब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जब उनके पास कोई पोजीशन ही नहीं है नेगोशिएट करने की, एकदम अर्जेंट नीड है, तो वो अर्जेंट नीड को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फ़ायदा उठा के वो आपको एक्सॉर्बिटेंट रेट पे, मतलब बहुत ज़्यादा रेट पे आपको वो लोन दे देते हैं. एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं यूजुअली वकालतनामा, डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्टी इन अ कोर्ट. मतलब कि मैं आपके केस में आपको रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे वकालतनामा सबमिट करना पड़ेगा कि ओ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस पर्सन इन दिस केस. वैनिला इशू, वैनिला मतलब बहुत बेसिक फ्लेवर, वैनिला मतलब आइसक्रीम में भी बहुत बेसिक फ्लेवर माना जाता है ना, तो वैनिला इशू भी वही है. अ स्टेट फिक्स्ड रेट इशू विच हैज टर्म्स एंड कंडीशंस यूजुअली एक्सेप्टेड एज बीइंग कन्वेंशनल टू अ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज मार्केट. कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, जैसे चलता आ रहा है, उसमें कोई भी सरप्राइजेस नहीं है, कुछ भी अतरंगी नहीं है, बहुत ही प्लेन सिंपल सा है, जैसे चलते आ रहा है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसी टाइप से हमने सिक्योरिटी इशू कर दी है आपको. कुछ भी उसमें हिडन चीज़ें नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जो आपको बताना पड़ेगा कि ओ ओके दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन बिफोर, ऐसा करके कुछ नहीं. वैनिला है, वैनिला मतलब सुपर बेसिक, तो बहुत सुपर बेसिक इशू है कि जैसे स्टैंडर्डाइज्ड होता है वैसी ही वो इशू है. वैट ऑब्सोलीट हो गया है कॉन्सेप्ट, वैट की जगह आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी आ गया है. वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स. हर स्टेज पे वैल्यू एडेड मतलब जितनी वैल्यू ऐड होती थी प्रोडक्ट में, जैसे अगर वो कहीं और प्रोसेस होते होते वैल्यू ऐड होती थी, तो हर एडेड वैल्यू पे टैक्स लगता था, दैट वाज वैट. एग्जाम में आने के भी चांसेस नहीं है इसके यार. ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट, दे कैन नॉट आस्क यू ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट. जीएसटी का फुल फॉर्म तुम्हें बताना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट अगर आ गया तो. Venture capital invested in a business on the basis that investor receives a share in the outcome of enterprise rather than agreed fixed rate of return. Venture capital क्या होता है कि मैं हूँ, मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है इन फ्यूचर. मतलब मैंने कोई ऐसा इन्वेंशन किया है जो बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन, ओके मैंने डिवाइस कर ली है कोरोना वायरस की वैक्सीन. दिस इज़ अ गवर्नमेंट मैटर या कुछ और मैटर हम ले लें कि मैंने कुछ ऐसा इन्वेंशन कर लिया है जो बहुत आगे पैसा दिला सकता है, बट एज ऑफ नाउ वो प्रोडक्ट या वो सर्विस देने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा मेरे पास उसके पैसे नहीं हैं. मेरे पास आइडिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं.
और तुम हो बिजनेसमैन जिसके पास भरपूर पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए का धन दौलत है तुम्हारे पास, तुमको मेरा आइडिया अच्छा लगता है तो तुम मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। मैं बैंक से लोन लेती तो उसको बोलते हैं हम टर्म लोन या सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन। वेंचर कैपिटल मतलब तुम पैसा लगा रहे हो कि भैया जितना भी रिटर्न आएगा, जितनी भी कमाई होगी उसमें मेरा ये शेयर रहेगा, तुम उस बेसिस पे लगाते हो, ना कि तुम मुझे ब्याज पे पैसा देते हो। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। Visa, it is an endorsement on the passport by the traveler by the envoy of the country to which he intends to travel. अगर आपको यूएस में जाना है तो आपको पता है कि आपको यूएस का वीज़ा चाहिए, आपको अगर यूरोप में जाना है तो आपको पता है यूरोप का वीज़ा चाहिए, तो अलग वो उस कंट्री में इशू होता है वीज़ा। एंड अभी तो ट्रैवल प्लान्स के बारे में सोच के भी मतलब नहीं है, फालतू अपनी दुखती रग पे हाथ रखने वाले काम है। वाउचर, डॉक्यूमेंट ऑन सच एविडेंस ऑफ सम ट्रांजैक्शन, यूजुअली पेमेंट ऑफ मनी। परचेज वाउचर है तो ये एविडेंस है कि मैंने परचेज किया था। सेल्स वाउचर है, मैंने एविडेंस है कि मैंने सेल्स किया था। तो कोई भी चीज़ का एविडेंस है किसी रिटन फॉर्म में तो उसको हम बोलते हैं वाउचर, कि ऑफ कोई सम ट्रांजैक्शन कुड बी परचेज, कि परचेज का एविडेंस अगर वो परचेज वाउचर है तो। वेजेस, रेमुनेशन पेड टू मैनुअल वर्कर्स, जब हम मैनुअल वर्कर्स को जो फील्ड पे काम करते हैं, जो हमारे लेबरर्स हैं उनको पैसे देते हैं तो उनको वेजेस बोलते हैं। आप जब किसी एजुकेटेड इंसान को या किसी टेक्निकल पर्सन को देते हैं तो उसको सैलरी बोलते हैं। वारंट, अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बाय द गिविंग द होल्डर द राइट टू बाय फ्रॉम द issuer a fixed income security or equity stock under specified conditions after some पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपके पास राइट होता है कि आप ये सिक्योरिटी बाय कर सकते हो, एक टाइम के बाद आप इस सिक्योरिटी को बाय कर सकते हो एट अ फिक्स्ड, उस पर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, ऑप्शन है, यू हैव द राइट टू बाय, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये बात समझो कि राइट और ऑब्लिगेशन अलग अलग चीज़ होती है। राइट मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। ऑब्लिगेशन मतलब भैया ड्यूटी हो गई, मतलब मजबूरी हो गई, करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए करना ही पड़ेगा। फ्यूचर्स ऑप्शंस, यू रिमेंबर फ्यूचर्स ऑप्शंस, राइट एंड ऑप्शन। Okay, so this was warrant. Warranty, a contractual obligation which entitles the injured party to seek damages but not to cancel the contract। हमको प्रोडक्ट वारंटी मिलती है कि साल भर में अगर ये प्रोडक्ट में कोई भी डैमेजेस आते हैं तो हम आपको ये प्रोडक्ट रिपेयर करके दे देंगे या रिप्लेस करके दे देंगे, बट कभी भी कोई ऐसा नहीं बोलता जो भी डैमेज हुआ है वो आपको कवर करके दे देंगे, बट कोई भी कभी ऐसा नहीं बोलता है कि आप फ़ोन ही हमें दे के चले जाओ और पैसे लेके चले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी डैमेजेस है उसका आपको रिटर्न मिल जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वारंटी। वॉचडॉग, अ जनरल टर्म अप्लाई टू अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू सेट अप टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब वॉचडॉग नाम से ही है कि दैट पर्सन इज देयर टू ओवरसी सर्टेन थिंग्स एज अ सिक्योरिटी और समथिंग, कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स अ वॉचडॉग्स ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ फार सेफ्टी। वैसे अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है तो ही इज अ वॉचडॉग ऑफ वट एवर इज हैपनिंग विद द पोर्टफोलियो, वट एवर इज हैपनिंग विद द सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो। ओके, तो जो ओवरसी कर रहा है, जो वॉच कर रहा है, वॉचडॉग है, वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट देखता है कि आपकी इंटरेस्ट को कोई हार्म नहीं हो रहा है। वाइंडिंग अप, लिक्विडेटिंग एन एसेट विद अ व्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसीट्स अमंग क्रेडिटर्स। इट इज द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स टू अ कंक्लूजन द लाइफ ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेटिंग एन एसेट, आप जब कंपनी एंड स्टेज पे आ रही है, जब आपको कंपनी कंप्लीटली वाइंड अप करना है, तब आप देखते हो कि जब कंपनी की एंड लाइफ आ रही है तो वो बोलते हैं कि अब हाथ खड़े हो गए, हमारे पास कुछ भी कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कुछ नहीं, तो हम वाइंड अप कर लेते हैं कंपनी को। और फिर जो भी आपके एसेट्स है उसको बेच के एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है कि पहले इसको वो प्रोसीड्स में से इसको पैसा जाएगा, फिर उसको पैसा जाएगा, फिर उसको पैसा जाएगा, ऐसे करके जिसकी जो भी लाइबिलिटीज़ रहती है वो लाइबिलिटीज़ को वो प्रोपोर्शनेटली चुकता कर देते हैं। Window dressing, a maneuver engaged by the companies, banks, mutual funds, etc. at the end of the accounting period in order to impress stockholders who will be receiving the report showing that funds are better managed and invested than what might have been wrong। Window dressing मतलब फालतू का डेकोरेट करना, असलियत से बहुत दूर डेकोरेट करना। विंडो शॉपिंग हम बोलते हैं ना, विंडो शॉपिंग मतलब हमें असली में शॉपिंग नहीं करनी होती है, हम सिर्फ जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, चक्करलस करने गए हैं। विंडो शॉपिंग लड़कियां करती हैं मोस्टली, खरीदना कुछ रहता नहीं है, टाइम पास करके आ जाती हैं। तो विंडो शॉपिंग वैसी ही विंडो ड्रेसिंग है कि हम अपनी बुक्स को इस तरह से ड्रेसअप करते हैं, एंड ऑफ द ईयर, क्वार्टर, जब भी रिव्यू का टाइम आता है हम उसको उस तरीके से ड्रेसअप करते हैं कि लगता है कि अरे वाह बहुत बढ़िया मेंटेन हुए हमारे स्टॉक्स, बहुत बढ़िया मेंटेन हुआ है हमारा पोर्टफोलियो, जबकि इन रियलिटी कुछ भी नहीं होता। तो विंडो ड्रेसिंग इज मतलब अपनी बुक्स को उस तरीके से मैनिपुलेट करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को उस तरीके से मैनिपुलेट करना कि ऐसे लगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। दिस बाय द वे इज इलीगल। ओके,
वुल्फ, स्पेकुलेटर्स हु मेक अ किल इन द मार्केट। स्पेकुलेटर्स मतलब जो लोग कि ऐसा स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि अभी दाम बढ़ेगा गिरेगा, ये होगा वो होगा, एंड जैसे ही बढ़ता है वो लोग बेच देते हैं, जैसे ही कम होता है खरीद देते हैं। तो स्पेकुलेटर्स हु मेक अ किल इन द मार्केट। किल इन द मार्केट मतलब जैसी अपॉर्चुनिटी आई वैसे ही उन लोगों ने ग्रैब करके पैसा कमा लिया। तो वो जो इंसान वो कर लेता है उसको बोलते हैं वुल्फ। जैसे वुल्फ इज ऑलवेज ऑन द हंट बोलते हैं ना, तो स्पेकुलेटर इज ऑलवेज ऑन द हंट टू गेन प्रॉफिट्स। तो जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ प्रॉफिट है, उसने प्रॉफिट का फ़ायदा उठा लिया, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया और प्रॉफिट कमा ली, तो उस इंसान को, स्पेकुलेटर को बोलते हैं वुल्फ, कि उसने अपना सक्सेसफुली हंट कर लिया है। Working capital, not to be confused with fixed capital. Working capital is another business finance 101 term. It consists of financial resource necessary for maintaining day-to-day operation of the business. रोज़मर्रा के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, रोज़मर्रा के लिए जो भी खर्चे लगते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल कि हाँ अभी हर चौथे दिन में हमें रॉ मटेरियल लगेगा ही, तो हमें उसके लिए पैसे अलग से करने हैं। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स्ड एसेट से कंफ्यूज नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, ये आपको देना ही है। दिस इज अ रिकरिंग एक्सपेंस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज फॉर योर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये इनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, और इनको हम तभी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एसेट्स। तो हम उनको तब बोलेंगे जब वो क्विकली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। जैसे कैश तो ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट करने के कुछ टाइम लगेगा नहीं, दैट कैश ऑन हैंड और इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू कैन क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश, जो कि बहुत इजीली सेलेबल है, जैसे स्टॉक वगैरह हो गया, तो वो सब वर्किंग कैपिटल का आपका पार्ट फॉर्म करेंगे। रिट अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट डू और नॉट टू डू सम स्पेसिफाइड एक्ट। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है कि भैया ये करना है ये नहीं करना है, जो कोर्ट ऑर्डर इशू करती है उसको बोलते हैं रिट। Writ and writ petition. A writ is a direction that the court issues which is to be obeyed by the authority person to whom it is issued. A petition seeking issuance of writ is a writ petition. Writ मतलब एक ऑर्डर है जो कि एक हायर अथॉरिटी का कोर्ट इशू करता है कि ये चीज़ आपको करनी है। जब वो रिट होता है कि आप पेटिशन इशू करिए, तब वो जब वैसा रिट इशू होता है तो उसको बोलते हैं रिट पेटिशन। अब पेटिशन सीकिंग इशुएंस ऑफ रिट मतलब जब एक पेटिशन फाइल करते हैं इस चीज़ के लिए कि भैया आप रिट इशू करिए, आप वो ऑर्डर इशू करिए, तो उसको बोलते हैं रिट पेटिशन। राइट ऑफ इट इज टू एक्सटिंग्विश और कैंसिल अ डेट ट्रीटिंग इट एज इफ इट हैज बीन पेड बाय डेटिंग इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज टू एक्सटिंग्विश और कैंसिल अ डेट ट्रीटिंग इट एज इफ इट हैज बीन पेड बाय डेबिटिंग इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट ऑफ मतलब हम बोलते हैं ना बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स रिटन ऑफ मतलब हमने उसको बुक से हटा दिया है अभी कि ये डेट था, जो डेट को हमने राइट ऑफ कर दिया है, या बैड डेट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया कि अभी कोई भी स्कोप बचा नहीं है उस चीज़ को रिकवर करने के लिए। या हम अपने जैसे फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं एवरी ईयर इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, या इनटैंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं मतलब उनकी वैल्यू कम करते हैं, या तो ग्रेजुअली वैल्यू कम करते हैं, तब उसको डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बोलते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स। जब उसको कंप्लीटली बुक से हटा देते हैं, तब उसको बोलते हैं राइट ऑफ। एक्सटिंग्विश और कैंसिल अ डेट। एक्सटिंग्विश और कैंसिल अ डेट मतलब एक डेट बुक्स में थी, अब दिख रहा है कि कोई सरपॉइंट नहीं है इस चीज़ को लिखने का, तो हम कंप्लीटली वो डेट को राइट ऑफ कर दे रहे हैं हमारे पीएनएल अकाउंट से कि भैया निकलो यहाँ से, इसका कोई स्कोप नहीं, अभी कोई सरपाव नहीं दिख रहा है इसको और रखने का बुक्स में, तो उसको बोलते हैं डेट को राइट ऑफ कर देना। जीरो कूपन बॉन्ड, अ बॉन्ड दैट पेज नो इंटरेस्ट व्हाइल द इन्वेस्टर होल्ड्स इट। नो इंटरेस्ट, कूपन मतलब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट जो इशू होता है उसको कूपन बोलते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड से समझ में ही आ रहा है कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है बिल्कुल भी। इट इज सोल्ड ओरिजिनली एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट फ्रॉम इवेंचुअल मैच्योरिटी वैल्यू पेइंग द इन्वेस्टर इट्स फुल फेस वैल्यू व्हेन इट्स कम ड्यू। तो अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो मैडम कोई खरीदेगा क्यों? सीधी बात है, कोई खरीदेगा क्यों ना अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो इसका दूसरा मेथड है कि जीरो कूपन बॉन्ड जब इशू होते हैं ना, तो वो बहुत फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू 100 रुपये तो 90 रुपये पे इशू होंगे, मतलब एट अ डिस्काउंट इशू होते हैं। और मेच्योरिटी वैल्यू अगर उसकी 110 है तो वो डिफरेंस जो आप कमा रहे हो दैट विल कंपनसेट फॉर द इंटरेस्ट। एंड बधाई हो, बधाई हो। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। ये मैं आपको बोलूँगी कि हमने करीबन 300-350 या उससे भी ज़्यादा शायद टर्मिनोलॉजीज कवर की है, तो आप अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी अगर मैं भी करवाऊँगी आपको तो हमने ये, आप समझो कि हमने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किया है। ये रोज़ 15 मिनट दे के हमारे पता नहीं अभी कितने लेक्चर्स हो गए होंगे, रोज़ 15 मिनट दे के वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर। सो एज ऑफ नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू डू, मतलब मैं करा भी दूंगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई रेकमेंड टू यू
कि भैया ये हमारा बिजनेस टर्मोलॉजीज का चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है. व्हाट आई रिकमेंड यू टू डू इज़ कि मेरी बात समझो, कि अभी एक क्लियरली बात समझो कि अभी बिजनेस टर्मोलॉजीज कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है. एंड अगर अभी भी तुमने साथ साथ मार्किंग नहीं की थी, जब मैं तुम्हें समझा रही थी, जो मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई थी कि यू नो यू कैन कैंसिल आउट द वर्ड, जो तुम्हें मतलब सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है या मेरे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसको पहले से ही कैंसिल कर दो. फिर मेरे समझाने के बाद जो चीज़ इजीली आ जा रही है, अगर तुमको ब्रीफ आइडिया था उसका पहले से, फिर मेरे समझाने के बाद तो पूरी क्रिस्टल क्लियर हो गई, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको टिक्का मार दो. एंड देन जो चीज़ पे तुमको डिफिकल्ट जा रही है मेरे समझाने के बाद भी, कि जिस पे तुमको अपनी पर्सनल मेहनत डालनी पड़ेगी, उसको सर्कल कर दो. तो ये अभी तक तो हो जाना चाहिए था. आइडियली अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते थे तो अभी तक हो जाना चाहिए था. अगर ये तुमने अभी तक कर लिया होता तो तुम्हें सिर्फ वो गोल गोल वाले वर्ड्स रेफर करने होते और तुम्हें लास्ट का आंसर सॉल्व कर लेते थे. सॉल्व दिस. आई एम नॉट सेइंग कि आई वोंट गिव यू द आंसर्स. आई एम अवेलेबल. आई हैव गिवन यू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स. उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प. बट अभी हाई टाइम है बच्चे कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इसकी मार्किंग कर लें, आप उसकी मार्किंग अभी कर लीजिए. ये हाई टाइम था, ये हाई टाइम हो गया है. अभी इसको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी रुला देगा. देयर इज़ अ रीज़न वाई आई हैव पर्टिकुलरली चोजन टू कवर दिस टॉपिक इन एवरी 15 मिनट्स, जहाँ मैंने हर इतने लंबे चैप्टर्स भी तुमको बराबर से पढ़ाए हिसाब से इन अ कंटिन्यूस फॉर्म. ये मैंने 15 मिनट्स लास्ट के ब्रेक डाउन करने को क्यों किया था, क्योंकि ये एंड में रुला देगा. बिकॉज है सिर्फ टर्म्स, बट इसको बहुत वास्ट है ये टॉपिक. सो यू हैव टू स्क्रंच इट अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स, यू हैव टू स्क्रंच इट अकॉर्डिंग टू योर ओन रिलेटेबिलिटी विद इट, एंड उसी के बाद ही ये चैप्टर हो पाएगा. सो अभी हमारा, अगर मैं बात करूँ आपसे, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. Give me a minute guys. Yeah, so like I was saying कि अभी मतलब बिजनेस टर्मिनोलॉजीज भी ख़त्म हो गया है. अगर आप एकदम स्टार्टिंग में आएंगे, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, रुको. ये मैंने बनाया, आपके नोट्स में नहीं है. ये ब्रीफ सा डायग्राम है, आप भी बना सकते हो ऐसे डब्बे बना के. फ्लो चार्ट अपने हिसाब से बना लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाना, या नीड भी नहीं है. मुद्दा ये है, कहने का मतलब कि भैया हमारा ये पोर्शन ख़त्म हो गया है. वी हैव कंप्लीटेड दीज 5 चैप्टर्स 100%, 100% हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं. अब हमारे ये चैप्टर्स बचे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, जो कि लैंग्वेज ओरिएंटेड पार्ट्स हैं. और अगर आपको याद होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने आपको बोला था कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं. एक जिनको लैंग्वेज का कमांड बहुत तगड़ा होता है, दूसरे जिनको लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं होता. तो ये बाइफिकेशन इस पार्ट के लिए था, ये बाइफिकेशन इस पार्ट के लिए था. फॉर दिस पार्ट every student, this part was important for every single one of you, क्योंकि तुम्हें अगर लैंग्वेज पे कमांड है भी तो भी तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ के समझ के लर्न करने हैं. अगर तुम्हें इस पे कमांड नहीं है लैंग्वेज पे तो भी तो और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि तुम इस पे बैंग ऑन करो और इस पे अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके समझ के अच्छे से इसको लर्न करके अपना बेस इस पे तगड़ा कर लो. ओके, तो मैं सिर्फ आपको ये रियलाइजेशन दे रही हूँ, कि भैया हमारा ये पोर्शन कंप्लीटली हो चुका है. दिस माय डियर फ्रेंड्स इज़ डन. मजाक में आपके 8 में से 5 चैप्टर्स हो चुके हैं. एंड बच्चे, ये 5 चैप्टर्स वो चैप्टर्स थे जिसमें बहुत कुछ था समझाने के लिए, बहुत कुछ था समझने के लिए, बहुत कुछ है लर्न करने के लिए. ओके, तो ये आपको समझ ही गया होगा अभी तक. वी हैव कवर्ड दीज चैप्टर्स. कहने का मतलब वी आर थ्रू विथ व्हाट? वी आर थ्रू विथ major portion, we are through with a substantial portion of the course. We are through with about 60-70% of the course हमारा complete हो चुका है. एंड अभी भी अगर तुमने रिवाइज करना चालू नहीं किया है तो तुम एज गुड एज मतलब पूरा ही छोड़ दे रहे हो एंड पूरा ही अपने सर पे एंड में बर्डन ले लोगे एक साथ. दैट वाज कम्प्लीटली योर चॉइस. क्योंकि अभी मेरे पास पर्सनली इसमें कुछ रेपिटेटिव रिवीजन कराने के लिए नहीं है. ये थियोरी था, ये जो टेक्निकल पार्ट था, दिस पार्ट वाज थियोरी पार्ट. सो आई वाज मेकिंग यू रिवाइज
4 to 5 टाइम्स ईच कॉन्सेप्ट सो दैट इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन। इसमें मेरे पास रिवाइज कराने के लिए कुछ नहीं है, इसमें मेरे पास रिवाइज कराने के लिए है, मैं रिवाइज कराऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये पार्ट से इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है, बट इसमें रेपिटेटिवली रिवाइज कराने के लिए कुछ नहीं है। और बिफोर वी आर टुडे गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस, वी आर टुडे गोइंग टू स्टार्ट विथ लेसन नंबर 1। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक डिस्क्लेमर अबाउट सर्टेन थिंग्स। डिस्क्लेमर मतलब मैं आपको पहले से कुछ चीज़ें बता देना चाह रही हूँ कि बच्चे ये आप चैप्टर का नाम देखो, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज नाम है। अब इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज इफ़ यू सी क्लियरली, तो इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज यू हैव बीन स्टडिंग फॉर क्लास 1, फर्स्ट कक्षा से, पहली कक्षा से आप इस चैप्टर्स को, आप ग्रामर को पढ़ रहे हैं। आपने अराउंड 7 तक, 6-7 तक यही चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आपको जाके थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ें आने लगी। मतलब आपने बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है एंड तुमको अब इसकी टेक्निकलिटीज़ याद होना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि कब कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है। बट मैं कहती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि उन बच्चों पे लैंग्वेज का कमांड अच्छा है, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो बच्चों को प्रैक्टिस कर करके, बोलने लिखने की प्रैक्टिस कर करके उनका अब इतना फ्लुएंसी आ गया है कि उनको याद करने की जरूरत नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कंजंक्शन आएगा, कि यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब इसमें, मतलब उनको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। वो रूल्स उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली बैठ गए हैं क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है ओवर सो मेनी ईयर्स। प्रैक्टिस मतलब ऐसे बैठ बैठ के प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने इतना बात की है या लिखा है या यूज़ की है इंग्लिश लैंग्वेज कि वो उनके सिस्टम में एज अ ब्लड घुस चुकी है। वो 90% एक्यूरेसी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको मैंने बताया या तो आप वो बच्चे हो जिनके ब्लड में ये चीज़ घुस चुकी है, जिनके सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज घुस चुकी है और जो बिना रूल्स के 90% एक्यूरेसी के साथ या 70% एक्यूरेसी के साथ मिनिमम दे कैन सॉल्व इट। यू कैन बी ऑफ दैट कैटेगरी। ओके, सो अ डिस्क्लेमर फॉर यू इज कि भैया कि अगर तुम्हें वो सिस्टम में बात घुस चुकी है, सो दिस चैप्टर माइट बी अ लिटिल बोरिंग फॉर यू, दिस चैप्टर माइट बी अ लिटिल बोरिंग फॉर यू। अरे फर्स्ट स्टैंडर्ड की चैप्टर्स है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो पढ़ाया था तुम्हें अब वो अगर मैं पढ़ाऊंगी तो नेचुरल सी बात है वो बोरिंग है। और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ इतना रॉकेट साइंस कर नहीं सकती कि इसको मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बना लूँ या कुछ बहुत ऐसे तुमको जोक सुना सुना के पढ़ाऊँ। ये रूल है, ये अप्लाई करना है, ये बात हो गई ख़त्म, इसको करना ही है। सो इट्स अप टू यू। मतलब आई वुड स्टिल रेकमेंड यू कि तुम इस क्लास को सुनो, इवन इफ इट गेट्स अ लिटिल बोरिंग। तुम इस क्लास को सुनो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अगर वो 70% या 90% एक्यूरेसी पे हो तो वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा एंड यू कैन इवन बैंग ऑन दिस टॉपिक। ओके, एंड यू कैन गो फॉर अ रैंक। अब दूसरी कैटेगरी के जो तुम बच्चे हो कि मतलब नहीं है हमारा, हम या तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर हमने इतना कभी यूज़ ही नहीं किया, कभी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पे कभी फोकस नहीं किया लाइफ में। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रेशर, नथिंग, कोई इसमें पैनिक करने की बात नहीं है। नॉर्मली बच्चे इसी पे आके पैनिक करते हैं, वोकैबुलरी पढ़ा दो, वोकैबुलरी पढ़ा दो। मैराथन के टाइम पे तो तुम लोग जान खा जाओगे, मुझे पता है। अभी भी इतना डिस्क्लेमर देने के बाद भी मैराथन के टाइम पे तो मेरी जान खा जाओगे कि मैडम पहले वोकैबुलरी पढ़ाओ, जब स्टार्टिंग के चैप्टर से वो पढ़ाओ। तो भैया तुमको जो तो चीज़ तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो, 16-17 सालों से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, जब से तुमने स्कूल जाना चालू किया है, तुम इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हो एंड तो भी तुम इतना, तुम्हारा कमांड उतना अच्छा नहीं आ पाया, तो मैं भगवान नहीं हूँ। कोई भी टीचर फॉर दैट मैटर, नो मैटर व्हाट ही और शी क्लेम्स, वो तुमको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की क्लास में पूरी इंग्लिश नहीं सिखा सकता, पूरी करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज बराबर से नहीं सिखा सकता। ये लैंग्वेज प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। तुम आज रूल सीख लो, टेक इट अ फ्रेश स्टार्ट। मैं तुम्हें रूल सब कुछ सिखाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं ये कह रही हूँ मैं सब कुछ सिखाऊंगी, सब कुछ समझेगा। कुछ कुछ पार्ट्स में कंफ्यूजन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा क्योंकि रूल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, बट इस लैंग्वेज पे कमांड पाने का, इसको अपना बेस बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना आप इस लैंग्वेज को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको कमांड आएगा, उतना ज़्यादा आप बेटर इस पर ग्रिप पा पाओगे। ओके, ग्रिप ला पाओगे इस लैंग्वेज पे। मैं भी, आई टोल्ड यू आई एम अ प्रोफेशनल एंकर, आई एम टीचिंग यू बिजनेस कम्युनिकेशन, आई हैव टॉट स्टूडेंट्स इन द पास्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, फिर भी मैं आज भी ये बोलूँगी कि आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली लर्निंग इंग्लिश।
जिस दिन तक मैं जिंदा हूँ उस दिन तक ये लैंग्वेज मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस ही रहेगा। ओके, सो 2 टाइप के मुझे डिस्क्लेमर देने थे आपको कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिसको अच्छे से आता है ये लैंग्वेज, तो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच इट, बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि प्लीज़ वॉच इट, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुमने नहीं पढ़ा होगा या तुमको याद नहीं होगा। एंड वो फालतू के मार्क्स मिस मत करो जब तुम्हें अगर लैंग्वेज आती है, जब तुम इसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, तो फालतू के मार्क्स मिस मत करो जस्ट बिकॉज कि इट्स गेटिंग अ लिटिल बोरिंग। ओके, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी अ फन राइड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एंड दूसरे बच्चों के लिए मैंने ये डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं पूरा पढ़ाऊँगी, मैं A to Z पढ़ाऊँगी, बट तुमको 100% इंग्लिश में आज नहीं सिखा पाऊँगी, कुछ चंद लेक्चर्स में मैं नहीं सिखा पाऊँगी। वॉट यू कैन डू इज आई कैन गिव यू सर्टन एडवाइसेस। तो तुमको अभी क्या करें मैडम, अभी एग्जाम को बताओ, अगर हमको नहीं आती इंग्लिश ढंग से तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में फेल हो जाए? नहीं नहीं, कौन बोल रहा है तुमको फेल होना है? मैंने बोला कि तुमको फेल होना है? फेल होता तो तुम्हें पढ़ाई क्यों रहती? मैं तुमको बस इतना बोल रही हूँ, अगर तुम उस टाइप के बच्चे हो जिसका लैंग्वेज पे कमांड सही नहीं है, तो तुम भैया इस पे पहले फोकस करो। इसको 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है अपने को, इतनी बार रिवाइज करना है, इतना तगड़ा बना लेना है कि इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, मैं 99% एक्यूरेसी के साथ आंसर कर सकता हूँ, 95% एक्यूरेसी के साथ आंसर कर सकता हूँ। नींद में भी मेरे को तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ लो तो मैं आंसर कर सकता हूँ। तो अब इस पोर्शन से बच्चे ये समझो, आप ये 5 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स है, सब्सटैंशियल पोर्शन यही है, मैक्सिमम वेटेज इसी का है, इसका कम वेटेज है कंपेरेटिवली। तो अभी मेरे पढ़ाने के बाद ये 3 चैप्टर्स में तुम्हें कुछ तो एक्यूरेसी आएगी। इवन आई अज्यूम यू स्टैंडिंग एट 0 पे तुम नहीं खड़े रह सकते। तुम इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़े हो, अगर तुम यहाँ पे इंग्लिश में मेरी बात समझ रहे हो, तुम ये नोट्स इंग्लिश में देख रहे हो, तो तुम 0 पे खड़े नहीं हो। फिर भी मैं मानती हूँ कि तुम 0 पे खड़े हो, तो भी मैं बोलूँगी कि मेरे समझाने के बाद तुमको 30% एक्यूरेसी तो आ जाएगी। तो ये 3 चैप्टर्स में हम मान के चलते कि 30% एक्यूरेसी आ गई, और इसमें भैया मैंने बोला कि 95% एक्यूरेसी चाहिए, तो भी ऑन एन एवरेज तुम्हारा 75% एक्यूरेसी के साथ पूरा पेपर जाएगा, which is a very good deal in a professional course, which is a very good deal in a professional course। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जिनका लैंग्वेज पे कमांड सही नहीं है, जिनका लैंग्वेज पे कमांड वीक है। ओके, एंड जिनका लैंग्वेज पे कमांड तगड़ा है भैया, आई विल रेकमेंड यू कि ये ऑप्शन नहीं है, इस पे बैंग ऑन करना ही है, क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज पे कमांड तगड़ा भी होगा तो भी तुमको झक मार के ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। रादर इसको भी स्ट्रॉन्ग बना लो तो तुम्हारा पेपर पूरा 95% एक्यूरेसी के साथ जाएगा। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन विल हेल्प यू एनहांस योर एग्रीगेट, बिजनेस कम्युनिकेशन विल हेल्प यू गेट अ रैंक। ओके, सो ये मेरे को ज्ञान प्रवचन फालतू का देना नहीं था, बट मैंने दिया इसीलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। मैं चाहती तो तुमको बटर लगा के बोल देती, मैं तुमको पूरा अंग्रेजी का मास्टर बना देगा, इतना अच्छा बता दे, तुम खुद इंग्लिश टीचर बन जाओगे, CS छोड़ दोगे। मैं इतनी लंबी लंबी फेंक सकती थी, मैं तुमको फालतू का सर पे चढ़ा सकती थी। कुछ शायद लोग ऐसा करते भी होंगे, बट आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि आपको मुझसे इन सब के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। मैंने आपको बाकी 5 चैप्टर्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, ना उधर कोई एक्सपेक्टेशंस थी, ना उधर कोई डिस्क्लेमर था। 100% चीज़ें आपको पढ़ाई गई, रिवाइज कराई गई। यहाँ पे देना ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ एन एवर लर्निंग प्रोसेस। मैंने खुद के लिए भी बोला, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ ये चीज़, बट मैंने खुद के लिए भी बोला कि मैं भी अभी भी इंग्लिश सीख ही रही हूँ, मैं भी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में हूँ। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि बॉस समझ लो ये बात को कि ऐसे सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होगा। यू हैव टू बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर लैंग्वेजेस, बेस्ट वे टू गेट अ कमांड ओवर योर लैंग्वेजेस, वॉच इंग्लिश शोज़। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये काम करने मत लग जाना। इंग्लिश शोज़ मतलब फ्रेंड्स हो गया, सूट्स हो गया, सूट्स तो यार देखना चाहिए। सूट्स तो तुम अगर लॉ इतना ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है तुम्हारी, तो तुम्हारे जब CSCT का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आने का रहेगा ना, या व्हेनेवर यू गेट टाइम वॉच 1 एपिसोड एवरी डे। 40-45 मिनट्स का एपिसोड होता है, तो तुम टाइम पास कर ही लेते हो। तो जब तुम इतना सामने वाले को इतनी अच्छे तरीके से बात करते हुए देखते हो, इतने हाई लेवल के वर्ड यूज़ करते हुए देखते हो ना, तो तुमको सबकॉन्शियसली वो चीज़ें लर्न हो जाती है। या अगर तुमको सूट्स नहीं देखना तो फ्रेंड्स देखो, बहुत सारी TV शोज़ है, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो तुम देख सकते हो, उसमें सबटाइटल्स भी लिखे होते हैं नीचे में। अगर तुमको इतना फास्ट नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तो तुम पॉज करके नीचे पढ़ भी सकते हो। यही तरीका है इंग्लिश कम्युनिकेट करने का। और अपने फ्रेंड्स से, अपना कोई तुम्हारा फ्रेंड है जिसकी अच्छी लैंग्वेज है, कमांड अच्छा है, उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, तो बात करते करते अपने आप वो फ्लुएंसी आती है। कोई तुम्हारा दोस्त अगर कमेंट वो बोलता है कि अरे हेयर्स नहीं होता है,
हेयर होता है, तुम्हें वो सिखा रहा है, तो कृपया करके उसको ये मत बोले कि तू भाई को सिखाएगा, तू भाई को सिखाएगा, ज़्यादा होशियार बन गया कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी भलाई के लिए सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस एरा में रह रहे हैं कि इंग्लिश हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल, इंग्लिश हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल। आपको सीखनी ही पड़ेगी, आपको उस पर कमांड लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट बन गया है हमारे देश में, एंड वी हैव टू डेवलप इट। ओके, सो इनफ ऑफ पचर 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 पचर। I think we'll just quickly move on to the main मुद्दे की बात now. Okay, so we'll start with chapter 1, English grammar and its usage. Yeah, so let's begin with English grammar and its usage. मेरे को पता है यार 45 मिनट हो गए हैं मैडम, 45 मिनट बाद कौन का चैप्टर चालू करता है भाई? मैं ये सब फालतू की बात मेरे को मत बताओ। आधा घंटा मैंने तुमको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पढ़ा है, 15 मिनट मैंने तुमको डिस्क्लेमर वगैरह दिया, ज्ञान दर्शन दिया फालतू का कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं ये 3 चैप्टर्स से। मेरा माइक ही गिर जाता है यार। हाँ, सो हम कैसे प्रोसीड करने वाले इस चैप्टर से मैंने तुमको बताया। तो अभी आधा घंटा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बिना कैं किए हुए, बिना रोगा किए हुए, मेरे साथ फालतू का पच करने का नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों करना है। मैं देख लेती हूँ कि हम कहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। So, okay guys, let's start with English grammar and its usage. Grammar and its usage, एक बार introduction पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। English language follows a set of rules like all other language. Broadly speaking, the part of grammar concerned with changes in form. Okay, English जैसे हर language का एक rule होता है। पंजाबी की अपने एक बात करने का तरीका होता है, सिंधीज़ का अपना तरीका होता है, मराठी लोगों का अपना तरीका होता है। आप कोई भी कास्ट के हो, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो, उसको बात करने का अपना तरीका होता है कि अरे ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो ये जो ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, दीज आर सेट ऑफ रूल्स कि ये वर्ड के बाद ऐसे, उसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। वो रूल्स होते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का भी रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रामर। तो वो ग्रामर जो है वो सेट ऑफ रूल्स है जो प्रिस्क्राइब किया गया है कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमें कैसे लिखना चाहिए, क्या प्रॉपर तरीका है, दैट्स कॉल्ड एज ग्रामर। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, द पार्ट ऑफ ग्रामर कंसर्न विद चेंजेस इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स by internal modification or affixation is known as accidents, and the manner in which these words are arranged in the form of a sentence is called as syntax. Accidents और syntax यहाँ 2 वर्ड दिए हैं, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि accidents और syntax क्या होता है। तो accidents क्या होता है कि कभी भी कोई वर्ड के आगे हम कोई अपना उसको वर्ड लगा के उसको मॉडिफाई कर देते हैं। इंटरनल मॉडिफिकेशन और बाय अफिक्सेशन इज नोन एज एक्सीडेंट्स। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है, कॉन्ट्राडिक्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन बना देते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट के आगे ION लगा दिया तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बोल गया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सीडेंट्स। डिसमिस के आगे AL लगा दिया तो वो डिसमिसल बन जाता है। या फिर लॉयल के आगे TY लगा दे तो लॉयल्टी बन जाता है वो, एंड वो एक अलग टाइप का वर्ड हो जाता है। सो दिस प्रोसेस, ये जो ऐड ऑन करने से जो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट्स। एंड सिंटैक्स होता है कि एक वर्ड्स किस तरीके से पुट किए जाएंगे कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। वर्ड्स को हम किस तरीके से पुट ऑन करें कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। ओके, सो दिस वाज इट। It can be changed in different parts of speech. If you say contradict, it becomes a word, and if you say contradictory, it becomes an adjective. हम नीचे पढ़ेंगे verb क्या होता है, adjective होता है, nothing to worry. Good to know is not that important. Parts of speech. Parts of speech. Okay, parts of speech एक fresh topic है, एक important topic है, इसमें basics हैं ये, तो ये basics हम अभी पढ़ेंगे। कितने parts of speech है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक एक करके हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दे आर एज फॉलोज। द वर्ड क्लासेस आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब एक सेंटेंस में अगर 10 वर्ड है तो वो 10 वर्ड अलग अलग टाइप का यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग क्लास में फिट ऑन करते हैं, तो उनको वर्ड क्लासेस बोलते हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हम अभी एक एक करके अच्छे से समझते हैं। बेसिक्स है ये, एकदम सुपर बेसिक नॉलेज है, फिर भी मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से समझाऊंगी।
ओके, दे आर एक्सप्लेन बिलो। नाउन्स, नाउन्स आपको पता है कि नाउन्स हम पढ़ते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग। डज एनीबडी इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने खेला है क्या? वो ऐसे कॉलम्स बनाते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग, फिर कोई भी लेटर आता था, अगर सपोज ए आया तो ए से नेम में आएगा, आदित्य प्लेस से आएगा, औरंगाबाद टी से आएगा, एनिमल से आएगा, एंड टी से आ जाएगा, ए से कौन सी चीज़ होती है यार? एप्पल। ओके, ए से एप्पल। तो ऐसे करके हम नेम प्लेस एनिमल थिंग कहते थे। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू रिमेंबर, बट अगर आप लोग खेलते होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग, अपने रेफरेंस के लिए आपको याद रहेगा कि क्या होता है नाउन, एक क्विक रेफरेंस हो जाएगा। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट नेम्स समबडी और समथिंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जब भी नामकरण बोलते हैं ना कि हम इसका नाम रखते हैं, बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम रखते हैं, नामकरण, या कुत्ता बिल्ली आप लेके आते हो बाहर से पालने के लिए, उसका नाम रखते हो, तो इट्स अ नेमिंग वर्ड। कोई चीज़ को या कोई इंसान को नाम जब दिया जाता है तो उसको नाउन बोलते हैं। कोई चीज़ को या कोई इंसान को जब नाम दिया जाता है तो उसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। राहुल took the dog to the park. Look at the example above. A noun in the name of a person, राहुल। ये एक इंसान को नाम दिया गया है तो ये नाउन हो गया। ये एक जगह को नाम दिया गया है तो वो पार्क हो गया। ये एक इंसान को नाम दिया गया है डॉग, तो वो भी एक नाउन हो गया। ओके, एनिमल इज अ डॉग, प्लेस इज अ पार्क। देन कार मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। कार एक चीज़ है जिसको नाम दिया है, नॉइस भी एक आइडिया या चीज़ है जिसको नाम दिया गया है। नेम प्लेस एनिमल थिंग, जब भी नेम प्लेस एनिमल थिंग को हम नाम देते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग वहाँ लिखा है ऊपर, जब भी हम उसको नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ को हम नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं नाउन। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन के दो टाइप होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉमन नाउन एंड एक्सप्लेन यू व्हाट इज प्रोनाउन. Common nouns are the names given to all persons, place or things of the same class. For example, bank, shop, market, etc. कॉमन, कोई भी चीज़ कॉमन। अरे तूने कितना कॉमन सा टॉप पहना है, अरे कितना कॉमन सा बैग है। कॉमन मतलब बहुत जगह दिख गई ये चीज़, दिस इज कॉमन टू ऑल वाला। तो कॉमन मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोगों को वो चीज़ एप्लीकेबल रह गई है तो उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब ये पेन है, ये पेन है। अब पेन अलग अलग टाइप की हो सकती है बट बेसिकली ये पेन है। तो दुनिया में जितनी पेन होंगी उनको पेन ही बोला जाता है। दुनिया में जितने कुत्ते होंगे भले उनका नाम कुछ भी हो उनको डॉग्स ही बोला जाएगा। जितनी बिल्लियाँ होंगी उनका नाम कुछ भी रखा गया हो तुमने उनको हम कैट्स बोलेंगे। जितने पार्क्स हो उनको कुछ भी नाम हो उसको हम पार्क बोलेंगे। जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, बट वो सब मॉन्यूमेंट्स है तो उनको हम मॉन्यूमेंट बोलेंगे। तो एक जब बेसिक टर्म हम किसी को बोल देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में जो चीज़ इसको बोली जाती है, स्पेसिफिक नहीं रहता, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन का एक और एक पार्ट होता है, कॉमन नाउन्स इंक्लूड अनदर क्लास नोन एज कलेक्टिव नाउन। A collective noun names a group of people, animal or things regarded as a whole. Batch, company, university, crowd, flock, etc. इसको बेस्ट वे है लर्न करने का प्लूरल। प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल पता है कि सिंगुलर बर्ड इज सिंगुलर, बर्ड्स इज प्लूरल। मतलब जब बहुत सारे लोगों को एड्रेस करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, क्लास में सब आ गए ना, तुम सब मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हो तो तुम जितने बच्चे देख रहे हो सब आ गए उसमें। तुम सबको मैंने एड्रेस करके एक साथ बोल दिया क्लास। मैं स्टूडेंट्स नहीं बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, बट जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ जब पढ़ने आते हैं तो उसको क्लास बोलते हैं। समझा डिफरेंस कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है? कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन का पार्ट है बट बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। व्हेन आई से कि you are students sitting in my class and hearing these lecture, so students is a common noun, and when I say the entire class is hearing me, तो that is a collective noun। तुमको टीचर बोलते थे ना पूरी क्लास ही नालायक है, this is the worst batch, या बैच अगर यूज होता है, this is the worst batch that I've encountered। तो जब वो तुमको ऐसे बोलती थी तो वो सबको कलेक्टिवली तुम सबको एक साथ बोलती थी। उसमें टॉपर्स भी आ गए, उसमें सिंसियर बच्चे भी आ गए, उनको भी वो चीज़ से टॉन्ट पड़ जाता था कि दिस इज द वर्स्ट बैच आई हैव सीन, तो वो कलेक्टिवली तुमको एप्लीकेबल हो जाता था। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। Proper nouns are the names of a particular person or thing, names of a particular person or thing. For example, India, Larsen and Toubro, Delhi, January, etc. Proper nouns मतलब जब
प्रॉपरली आप किसी को नेम कर रहे हो, प्रॉपरली आप किसी को नेम कर रहे हो। मैं टीचर हूँ, ये कॉमन नाउन है। मैं टीचर हूँ जिसका नाम है सीए दिव्या वासवानी, मेरा एक पर्टिकुलर नाम है। जब बता रहे हो कि टीचर सीए दिव्या वासवानी, तब वो एक प्रॉपर प्रोनाउन हो जाता है। टीचर जब मैं बोल रही हूँ तो टीचर मैं भी हूँ, टीचर तुषार सर भी है, टीचर पवन सर भी है, टीचर सारे टीचर्स हैं, तुमको जो अभी तक जिन्होंने पढ़ा है सब टीचर्स हैं। बट व्हेन आई से सीए दिव्या वासवानी टीचर सीए दिव्या वासवानी, तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, तो जब वो सिर्फ एक इंसान को या एक चीज को या एक प्लेस को या एक थिंग को बोला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। फोन इज अ कॉमन नाउन। मेरे पास आईफोन है, ये प्रॉपर नाउन है। फोन इज अ कॉमन नाउन। फोन में नोकिया भी आ गया, आईफोन भी आ गया, सैमसंग भी आ गया, बट मेरे पास आईफोन है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके। मॉन्यूमेंट्स, इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, दिस इज अ कॉमन नाउन। बट ताजमहल इज अ, जब मैं आइडेंटिफाई करके बोल रही हूँ ताजमहल, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। जब मैं आइडेंटिफाई करके बोल रही हूँ रेड फोर्ट, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। समझा? तो जब हम किसी स्पेसिफिक को बोलते हैं तो वो होता है प्रोनाउन। ओके, सो दिस वॉज नाउन्स। एक पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया। यू सी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ पे आपको समझा रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप तुर्रम खान नहीं बन सकते इंग्लिश का 4-5 घंटे का लेक्चर सुन के। आप इससे अपने बेसिक्स उठा लो और इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर दो, कुछ टाइम में आप डिसेंट लेवल पे आ जाओगे। ओके, सो नाउन्स थे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में था कलेक्टिव नाउन। दो टाइप के नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रोनाउन। कॉमन नाउन के अंदर एक और एक नाउन आता है जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। ओके, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस में भी पर्सनल और रिलेटिव। अब प्रोनाउन के भी दो पार्ट है। ओके, सॉरी, नाउन्स था, नाउन्स था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आई एम रियली सॉरी, आई skip something else. Nouns, we'll start from the start. Nouns is a naming word. जब भी हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को जब हम नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं नाउन। कॉमन नाउन मतलब कॉमनली जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये डॉग है, ये कैट है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन में एक और एक पार्ट आता है कलेक्टिव नाउन। जब एट अ प्लूरल स्टेज हम यूज़ करते हैं, ये क्लास है, ये बैच है, यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। एंड प्रॉपर नाउंस जब हम किसी एक इंसान को आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं, ये सीए दिव्या वासवानी है, ये आईफोन एक्सेस है, ये रेड फोर्ट है, ये ताजमहल है। ओके, रादर देन जब हम बोल रहे हैं टीचर, मॉन्यूमेंट एंड फोन, दीज आर कॉमन नाउन्स। ऑन द अदर हैंड सीए दिव्या वासवानी, रेड फोर्ट एंड आईफोन सक्सेस आर proper nouns. Okay, so this one part of speech is done. Then we move on to pronouns. Pronouns are used in place of nouns. Pronouns are used in place of nouns. Pronouns may be personal or relative. Personal pronouns to represent person or thing. I, we, you, she, he, it, him, us, them, etc. Relative pronouns, the most common relative pronouns are whom, which, that. A relative pronoun acts as a pronoun and a conjunction at the same time. एक करके मैं आपको समझाती हूँ। जब हम nouns की जगह, जब हम common noun की जगह, जब हम common nouns या pronouns की जगह कोई और word यूज़ करते हैं तो उस word को बोलते हैं pronouns. ओके, जब हम nouns की जगह कोई और word यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं pronouns. अब मैं बार बार ऐसे बोल सकती हूँ कि अक्षय प्लीज़ गेट अप, अक्षय प्लीज़ गो आउट, अक्षय प्लीज़ ड्रिंक वाटर, अक्षय डिड दिस, अक्षय डिड दैट, अक्षय ने आज मेरी क्लास सुनी, अक्षय ने आज मेरी क्लास बराबर से नहीं सुनी, अक्षय ने आज क्लास में बहुत मस्ती की। या फिर मैं एक बार इसको ऐसे बोल सकती हूँ, अक्षय ने आज बहुत मस्ती की, ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इन द क्लास, he did a lot of mischief in the class, he didn't study properly, he. बात अक्षय की ही हो रही है, समझा? तुमको बात अक्षय की ही हो रही है, पर बार बार जब मैं अक्षय बोल रही थी तो वो साउंड करेक्ट नहीं करता, वो साउंड बराबर नहीं करता, तो अक्षय की जगह मैंने ही बोलना स्टार्ट कर दिया, अक्षय की जगह मैंने ही बोलना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही मैं कभी ही बोलूँगी तो मैंने नाउन की जगह अक्षय, जो कि प्रॉपर नाउन था, ऊपर हमने पढ़ा था, एक स्पेसिफिक इंसान के लिए था, उसकी जगह मैंने ही बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जब हम ही, शी, इट, दैट, जब किसी इंसान को रिप्लेस करते हैं, ही, शी से हमें समझ में आता है कि वो इंसान है, इट से हमें समझ में आता है कि वो कोई चीज़ है, तो
तो जब हम ऐसे इंसान या चीज़ के नाउन को रिप्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब वो कोई रिलेशन बताता है, whom does this belong to, किसको बिलोंग करती है ये चीज़, किसको, तो एक रिलेशन पता चलती है कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है। या which is the city famous for oranges, कौन सी सिटी है जो फेमस है ऑरेंज के लिए, ऑरेंज और कौन सी सिटी का रिलेशन है जो हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब कोई रिलेशन, या दैट इज द प्लेस दैट आई वांट टू गो, दैट इज माय ड्रीम प्लेस, दैट इज माय ड्रीम जॉब, तो कौन सा जॉब है जो आपका ड्रीम जॉब है। जब कोई रिलेशन एक्सप्लेन होना चाह रहा है नाउन की जगह, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि लंदन इज माई ड्रीम प्लेस टू गो, ओके। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट इज माई ड्रीम प्लेस टू गो, मतलब एक बार मैंने बोल दिया लंदन इज माई ड्रीम प्लेस टू गो, आई वॉन्ट टू विजिट दैट प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स फैंसी आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट, तो मैंने लंदन को दैट से रिप्लेस कर दिया। बट यहाँ पे एक रिलेशन बताया, ये किसी पर्टिकुलर इंसान या चीज़ के लिए नहीं था, यहाँ पे रिलेशन बताया गया कि कौन सी मेरी ड्रीम प्लेस है, तो उसको फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल देते हैं, ओके। सो रिलेटिव, एंड देन आता है पोजेसिव प्रोनाउंस, दीज शो पोजेशन, एग्जाम्पल माइन आर्स थिंग्स। पोजेसिव प्रोनाउंस का बेस्ट वे याद करने का वही है कि तुम पोजेसिव हो जाते हो ना अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पे किसी और का हक नहीं है वाला। तो जब तुम अपनापन किसी चीज़ पे दिखाते हो कि दिस बिलोंग्स टू मी, दिस बॉटल इज माइन, दिस बैग इज माइन, दिस हाउस इज आर्स, दिस थिंग इज देयर्स, जब तुम किसी को बिलोंगिंगनेस बताते हो कि ये चीज़ मुझे बिलोंग करती है, या चीज़ ये उसको बिलोंग करती है, ये चीज़ हमें बिलोंग करती है, जब कहीं पे भी बिलोंगिंगनेस हो तुम्हें या किसी और की, तो उसको पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे प्रोनाउंस भी ख़त्म होते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस जो कि नाउन्स की जगह पे यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। प्रॉपर प्रोनाउंस ये थे जब हम किसी इंसान या चीज़ को एड्रेस करते हुए नाउन को रिप्लेस कर रहे थे। रिलेटिव प्रोनाउंस जब हम किसी चीज़ का रिलेशन बता रहे थे, व्हाट, विच, whom, which एंड दैट। पोजेसिव प्रोनाउंस जब बिलोंगिंग थी, माइन, आर्स, देयर्स, that is possessive pronouns, okay. So again we through with 2 out of 8. Next we move on to adjectives. A word used to describe or point out a person, animal, thing which the noun names or to tell the number and quantity is called as adjective. जब हम किसी चीज़ को describe करते हैं quantitatively या non quantitatively कि she is a very pretty girl, he is a very intelligent child, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस, यू आर अ वेरी फास्ट रनर, जब मैं ये चीज़ को कॉम्प्लीमेंट जब अटैच कर रही हूँ तो उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, ऊपर पढ़ा हमने, गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। एंड जब मैं उसको कोई डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, जब मैं उसमें कोई क्वालिटी अटैच कर दे रही हूँ, क्वालिटी या डिसक्वालिटी वट, तो उसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। She is a very pretty girl. This is a very dirty room. Room is a common noun. Dirty is an adjective जो describe कर रहा है कि room कैसा है, जो describe कर रहा है room कैसा है। तो जो word किसी noun को describe करता है, आप लिखो वहाँ पे, जो word किसी noun को describe करता है उसको बोलते हैं adjective. 2 or more words can be joined with a hyphen to form a compound adjective. Compound adjective मतलब 2 words को एक साथ हो सकते हैं, government financed हो गया, या फिर ब्राइटली लिट हो गया। ब्राइटली लिट मतलब ब्राइट इज ऑल्सो एडजेक्टिव एंड लिट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। दिस इज अ ब्राइटली लिट रूम, मतलब मैंने 2 एडजेक्टिव्स को एक साथ हाइफन से कनेक्ट कर दिया और एक ही एडजेक्टिव बना के उस रूम को डिस्क्राइब किया कि दिस इज अ ब्राइटली लिट रूम, तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव है। जब 2 एडजेक्टिव्स को हम एक साथ हाइफन, या ये हाइफन मतलब ये डैश डाल के जब एड्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, ओके। सो एडजेक्टिव्स भी हो गया। एडजेक्टिव्स क्या थे कि एडजेक्टिव्स जब कोई नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो आप किसी वे से, अच्छे या बुरी तरीके से, तो वो वर्ड जो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब, अब वर्ब इज अ वर्ड 3 out of 8 डाउन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts something about a person or a thing. Verb comes from Latin word verbum, which means a word.
It is also called because it is the most important word in the sentence. Verb is the most important word in the sentence. Sentence parts of speech में verb is the most important thing. एंड ये कहाँ से डिराइव, मैं तुमको बोला था लैटिन वर्ड से आधी चीज़ें डिराइव होती है, तो तुम लैटिन वालों को पकड़ के मार सकते हो. वर्बम से डिराइव हुआ है वर्ब, जिसका मतलब होता है वर्ड. एंड और एक चीज़ हमने रिसेंटली पढ़ी थी 5, 6, 7, 8 वाले चैप्टर में से, चलो 7 चैप्टर में, सॉरी 6 चैप्टर में हमने पढ़ी थी एक चीज़ जो लैटिन से डिराइव हुई थी. याद करो, 6 चैप्टर था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वाला. जल्दी बताओ यार, बहुत बार बोला था मैंने लैटिन, तभी तुमको ये बताया था कि मैक्सिमम लैटिन वर्ड से डिराइव होता है. Reporter, report is derived from a Latin word, means to go back. क्या यार, हट. Okay, so it is the most important thing. Verb means to tell or assert something about a person or a thing. What a person does, what a person or thing does, कि वो क्या कर रहा है, ये मैंने लिखा है, आप भी लिखिए. वो क्या कर रहा है, जब हम किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो इंसान या चीज़ क्या कर रही है. जैसे रोहित रन कर रहा है, रोहित दौड़ रहा है, या बेल बज रही है, द बेल रिंग्स. या फिर क्या किया था, वो इंसान या चीज़ ने क्या किया था. राम इज़ बीटन, राम को मारा गया था. द डोर इज़ ब्रोकन, दरवाज़ा टूटा हुआ है. तो ये जब वो चीज़ क्या कर रही है, चीज़ या इंसान क्या कर रही है, या फिर क्या कर रहा था, या वो एक चीज़ और इंसान क्या है. वो चीज़ और इंसान क्या कर रही है, क्या कर रहा था, या वो इंसान और चीज़ क्या है. जब ऐसा कुछ डिस्क्राइब होता है तो उसको, जब किसी इंसान या चीज़ को हम इस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो वो हो जाता है वर्ब. मतलब कोई एक्शन नॉर्मली वो चीज़ होती है कि रोहित रन्स, ये एक एक्शन है. बेल रिंग्स, ये एक एक्शन है. राम इज बीटन, ये एक एक्शन है. डोर इज ब्रोकन, टूटा हुआ दरवाज़ा है, ये एक एक्शन है. बॉय इज हर्ट, ही इज हर्ट, वो क्या है वो चीज़ जब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. ये उसको क्वालिटी, नेगेटिव या पॉजिटिव क्वालिटी देके डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. ये उस इंसान या चीज़ को बेसिकली बता रहे हैं कि वो क्या थी, क्या है, या फिर क्या कर रही है. तो तब जब कोई चीज़ क्या थी, क्या है और क्या कर रही है या क्या है, जब वो बताते हैं किसी इंसान और चीज़ के लिए, तो उसको वर्ब बोल देते हैं. नाउन के बाद वर्ब आता है, पहले एडजेक्टिव आता है. नाउन के बाद आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि मैम एडजेक्टिव भी तो डिस्क्राइब करता था, मैम एडजेक्टिव भी तो नाउन को डिस्क्राइब करता था. अब आप बोल रहे हो वर्ब भी डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चीज़ क्या कर रही थी, क्या है या क्या हुआ था. तो बच्चे वर्ब एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आ रहा था कि ये नाउन ऐसा है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था. तो जब नाउन के पहले आ रहा था तो एडजेक्टिव, नाउन के बाद आ रहा है तो वर्ब. ये मैंने लिखा है, आप भी लिख लो, नहीं तो आगे चल के कन्फ्यूजन होगा. टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन, कि ही इज़ हर्ट, ही इज़ रनिंग, बेल इज़ रिंगिंग, ये कुछ बता रहा है हमें उस इंसान या चीज़ के बारे में. ओके, 4 out of 8 डाउन, 50% डन हो चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडवर्ब. While adjectives qualify or add on to the meaning of nouns, adverbs modify the meaning not only of verbs but also of adjectives, prepositions, conjunctions, etc. The following sentences illustrate the varied use of adverbs. Small investors find it very difficult to invest wisely. The first adverb, very, modifies the adjective difficult, and the second adverb, wisely, modifies the verb invest. The CEO is an exceptionally sharp manager. The adverb exceptionally modifies the adjective sharp. मतलब adjective हमने पढ़ा था कि noun किसी चीज़ को describe कर रहा है. She is a beautiful girl. She is an intelligent girl. He is an intelligent smart boy. He is a clever boy. This is a dirty room. He is a dishonest man. जब कोई adjective noun के पहले यूज़ करते थे तो उसको कोई word noun के पहले यूज़ करते description के लिए, तो उसको हम एडजेक्टिव बोल रहे थे. अब जब उस एडजेक्टिव को, या दिस कुड बी अ वर्ब ऑल्सो, जब उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई मतलब चेंज कर देते हैं उसका मीनिंग, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब. ओके, इसमें एग्जाम्पल देखो. शी इज़ एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर. भैया शार्प हमारा एडजेक्टिव था. मैनेजर इज़ अ कॉमन नाउन, मैनेजर इज़ अ कॉमन नाउन, करेक्ट, मैनेजर इज़ अ कॉमन नाउन.
शार्प इज एन एडजेक्टिव, नाउन के पहले आ गया शार्प इज एन एडजेक्टिव, शी इज अ शार्प मैनेजर। सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था सीईओ इज अ शार्प मैनेजर, बट मैंने एक्सेप्शनली यूज करके ये बता दिया कि वो शार्प से भी कहीं ज्यादा है वो मैनेजर। या मैं ऐसा बोल सकती थी कि शी इज मॉडरेटली शार्प मैनेजर, मतलब अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ शी इज अ शार्प मैनेजर, बात हो गई खत्म। मैं जब ऐड करी शी इज एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर तो मीनिंग चेंज हो जा रहा है। जब मैं ऐड कर रही हूँ शी इज अ मॉडरेटली शार्प मैनेजर, मॉडरेटली मतलब ठीक ठाक शार्प मैनेजर, तो अगेन मीनिंग चेंज हो जा रहा है। शार्प मैनेजर सेम रह रहा है, बट एक ऐसा वर्ड मैंने बीच में लाया जिससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, जो उस एडजेक्टिव का, जो उस वर्ब का मीनिंग को चेंज कर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। मॉडिफाई द मीनिंग नॉट ओनली ऑफ वर्ब्स बट एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, किसी चीज का जब वो मीनिंग मॉडिफाई कर देता है तब उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके, एग्जाम्पल्स दिए उसमें और आप पढ़ सकते हो उसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। 5 out of 8 डन, ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेफ्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम एंड कर लेंगे, ठीक है। preposition, a preposition by definition is placed before a noun or its equivalent in order to show its relationship in terms of time, place, etc. The space above the room houses the conference facility. The preposition above explains the relationship between the noun and the conference facility. मतलब जब भी कोई नाउन का हम रिलेशन बता रहे हैं, जब भी हम नाउन का रिलेशन बताने के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। जब भी हम कोई नाउन का रिलेशनशिप बताने के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे यहाँ पे लिखा है द स्पेस अबव द रूम हाउसेज द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। रूम नाउन है, द रूम के ऊपर की जो स्पेस है उसको कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी है। मतलब वो कोई रिलेशन बता रहा है कि रूम कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी के नीचे है। जब ऐसा कोई रिलेशन डिस्क्राइब हो रहा है तब उसको हम बोलते हैं कि आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द टेबल, आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द टेबल, या फिर आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। द फ्लोर इज द नाउन एंड ऑन इज द प्रेपोजिशन। ऑन इज द प्रेपोजिशन कि मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ, मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ। और जब यहाँ पे लिखा है अबव तो वो वर्ड बता रहा है कि ऊपर है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी का रूम ऊपर है। और जब मैं बोल रही हूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर तब मैं बता रही हूँ कि मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, मैं बता रही हूँ मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ। तो वो ऑन मुझे बता रहा है कि मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, वो अबव मुझे बता रहा है कि कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी रूम के ऊपर है। तो जब कोई ऐसा वर्ड जो नाउन से रिलेशन में बताता है कि टाइम या प्लेस का, कि ये चीज़ कौन सी प्लेस का रिलेशनशिप बता रहा है या टाइम का रिलेशनशिप बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। एक फाउलर ना पहले लोग बोलते थे कि देर आर हार्डली एनी रूल्स गवर्निंग, सम पीपल फील दैट इज इनएलिगेंट टू पुट देम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। लोग बोलते थे कि कभी भी प्रेपोजिशन एंड में नहीं आना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना था कि प्रेपोजिशन एंड में नहीं आना चाहिए था, बट फाउलर करके एक इंसान थे जिन्होंने बोला ऑलमोस्ट ऑल आर ग्रेट राइटर्स हैव अलाउड देमसेल्व्स टू एंड अ सेंटेंस और अ क्लास विद प्रेपोजिशन। मतलब बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं कि वो लास्ट में भी यूज़ करते हैं टू इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सेंटेंस को। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फाउलर जी का नाम याद रखना है कि फाउलर जी ने ऐसा बोला था कि आखिरी में भी हम प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अक्रॉस ये वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन के, एग्जाम्पल्स है एट, अलोंग, अहेड, यू आर वॉकिंग अहेड ऑफ मी, यू आर वॉकिंग अहेड ऑफ मी। दिस इज अक्रॉस द रूम, दैट लाइब्रेरी सिचुएटेड अक्रॉस दिस रूम। वो लाइब्रेरी प्लेस का रिलेशनशिप बता रहा है अक्रॉस में कि भैया ये अक्रॉस है उस रूम की लाइब्रेरी। अबाउट, ओवर, राउंड, ये सब चीज़ें प्रेपोजिशन है जो कि आपको एक रिलेशन बता रही है नाउन का, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। Conjunctions join words or even sentences conveying related ideas. Two commonly used conjunctions are and and buts. Conjunctions are normally जो sentence को add करते हैं कि I am a very good learner but sometimes I get distracted. ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। आई एम अ वेरी गुड लर्नर फुल स्टॉप होकर सेंटेंस खत्म हो सकता था,
समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये भी एक अलग सेंटेंस है, ये भी एक अलग सेंटेंस में फुल स्टॉप होकर खत्म हो सकता था, बट क्योंकि ये सेंटेंस आपस में लिंक हो सकते थे और वो लिंक करने के लिए हमने एंड यूज़ किया, जब हमने एंड यूज़ किया वो लिंक करने के लिए दो सेंटेंस को एक बना दिया, तो वो एंड है कंजंक्शन। तो जो सेंटेंस दो सेंटेंसेस को एक कर रहा है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। बट आई लव शी, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वाला एग्जाम्पल यहाँ काम नहीं करता। I did very well in the paper, but I feel the checking is going to be difficult. I did very well in the paper, full stop, अलग सेंटेंस हो सकता था। The checking is going to be difficult, full stop, अलग सेंटेंस हो सकता था, बट मैंने उनको ऐड कर दिया कि बट हो गया कंजंक्शन, जो मैंने यूज़ किया उन दोनों को ऐड करने के लिए। ओके, कंजंक्शंस में ऑल्सो भी यूज इन पेयर, जैसे एंड बट आपने यूज़ किया वर्ड, तो वो एक एक सिंगल वर्ड है, ये पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। नाइदर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो नाइदर नॉर ये कंजंक्शन है, दोनों ने ये दोनों वर्ड्स ने दो सेंटेंस को कंप्लीट किया। ओके, नाइदर यू आर अलाउड टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लास नॉर यू आर अलाउड टू गो आउट ऑफ द क्लास। ओके, मतलब नाइदर नॉर या आइदर और, आइदर यू आर अलाउड टू डू कंपनी सेक्रेटरी और यू आर अलाउड टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आइदर और मतलब ये दोनों साथ में यूज हो रहे हैं एक सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए लोग साथ में यूज हो रहे हैं, तो उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। 7th हो गया, 7 डन, 7 out of 8 डन। लास्ट बचा है सिर्फ interjection. Interjection are words which are used in sentence to express strong emotion or feeling. They may not form part of its grammatical structure. Some of the most common interjection are hi, as, o, etc. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरजेक्शन का। मतलब कहने का मतलब कि जब आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन बताना चाह रहे हो, कि लड़कियों की आदत होती है ना, ओह दिस इज सो क्यूट, ओ लग गई, ओ खाना नहीं खाया, इससे बहुत इरिटेटिंग हरकतें करती हैं लड़कियां, तो ये ओ मतलब ये बहुत ज़्यादा वो इमोशन बताना चाह रही हैं अपना। तो जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, ओह ऐसा हो गया, ओ तेरी ऐसा हो गया, ओ नो, ओ शिट, ओ यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग बता रहे हैं। तो ये जो वर्ड जो स्ट्रॉन्गर इमोशनल फीलिंग बताते हैं एक सेंटेंस में, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। Okay, so this was parts of speech. This was parts of speech. I think we'll end it here and फिर इसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, देन वील रैप अप विद दिस क्लास। ओके, हमने स्टार्ट किया इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। ग्रामर मतलब रूल्स होते हैं कि कौन से रूल्स यूज होते हैं लैंग्वेज में, उसको हम ग्रामर बोलते हैं। एक्सीडेंट्स होता है जब हम एक वर्ड को मॉडिफाई कर देते हैं, उसके पीछे कुछ लगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस कॉल्ड एज एक्सीडेंट। सिंटैक्स मीन्स कि एक वर्ड को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना, दैट इज नोन एज सिंटैक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है नाउन, नाउन मतलब नामकरण, नेमिंग वर्ड, नेमिंग ऑफ अ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके दो टाइप्स है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब सबको एप्लीकेबल है, उसमें एक और एक सब पार्ट है कलेक्टिव नाउन, जो प्लूरल टर्म में एप्लीकेबल होता है, क्लास, बैच, यूनिवर्सिटी। प्रॉपर नाउन मतलब एक स्पेसिफिक इंसान के लिए है वो एप्लीकेबल, स्पेसिफिक इंसान, चीज़, स्पेसिफिक नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए है वो एप्लीकेबल, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एंड प्रोनाउंस, ये नाउन्स की जगह पे यूज़ होते हैं, तो इनको प्रोनाउंस बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, ही, शी, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि एक रिलेशन बताता है उसको, कि whom, which, that। या फिर पोजेसिव प्रोनाउंस, बिलोंगिंगनेस जो चीज़ का बताता है, माइन, आर्स, देयर्स, हर्स, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव, जब एक नाउन को कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जब दो एडजेक्टिव्स एक हाइफन से कनेक्ट होकर एक ही नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब, वर्ब इज समथिंग दैट टेल्स अस अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, क्या कर रहा है, क्या है या कर रहा था, ऐसा जब कुछ किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, प्लेस या चीज़, पर्सन या चीज़ के बारे में, तो उसको वर्ब बोलते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के बाद वर्ब आता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव्स को जब एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन को जब मॉडिफाई कर दिया जाता है, शी इज़ एन एक्सेप्शनली ग्रेट मैनेजर, शी इज़ एन एक्सेप्शनली स्मार्ट मैनेजर, या शी इज़ अ मॉडरेटली स्मार्ट मैनेजर, जब उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं।
प्रेपोजिशन जब वो रिलेशन किसी टाइम या प्लेस का, नाउन का जब रिलेशन, नाउन से किसी चीज़ का रिलेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या प्लेस, तो उसको प्रेपोजिशन बोलते हैं. ऑन, अबव, ओवर, राउंड, दीज आर एग्जाम्पल. कंजंक्शन जब सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसको कंजंक्शंस बोलते हैं. जब दो वर्ड्स इन पेयर्स यूज़ किए जाते हैं तो उसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं. इंटरजेक्शन जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन बताते हैं एक सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन. सो गाइज वील टेक अ पॉज एट दिस. हमने आज ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं इस चैप्टर के बारे में क्योंकि पहले का आधा घंटा हमारा चले गया था बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ पे. उसके बाद मैंने आपको डिस्क्लेमर वगैरह देने में टाइम लगाया. वो टाइम पास के लिए नहीं था, वो इम्पॉर्टेंट था. एंड या सो आई थिंक आपको इससे एक रफ आइडिया लग गया होगा कि शायद आपको ये चीज़ें पता थी या नहीं पता थी. अगर ठीक ठाक पता थी तो अभी कम्प्लीटली पता है, या जो भी केस में आप हैं तो आपको इतना समझ है कि मुझे बेसिक्स समझ में आ रहे हैं, मैम जो बोल रही है समझ में आ रहा है, बट इसको प्रॉपरली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू. आई होप यू एन्जॉय दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून. टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव. बाय बाय.